हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समास। समास जो कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यह बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जबकि बहुत सारे बच्चे जो इसकी महत्व को समझते हैं, उनके लिए यह कठिन हो जाता है, क्योंकि वो उसके सही तरीके से कैसे उसे समास में समासिक पद बनाए जाते हैं, कैसे उसका विग्रह किया जाता है, सही तरीके से उसे बड़े क्लास में पहुंचने के बाद भी समझ नहीं पाते। आज आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान मैं इस एक वीडियो में कर दूंगी। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो समास किसे कहते हैं, समास कितने तरह के होते हैं, समास के पदों को समासिक पद कैसे बनाया जाता है, कैसे उन पदों का विग्रह किया जाता है, ये सभी चीजों को आपको इस वीडियो के दौरान समझा दिया जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से समझेंगे, पूरी लाइफ कभी भी आप लोग इसे नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं अपना ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोग पूरा ध्यान मेरे इस वीडियो पर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो मुख्य चीज होगी उसे सुनते सुनते नोट कीजिएगा, और बाद में तो आपको इसकी पूरी नोट्स बनानी ही है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास इस शब्द का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो हम लोग शब्द का अर्थ समझेंगे। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त कर देना। कहने का अर्थ होता है छोटा कर देना। किसे छोटा करना? कोई बड़ी चीज होगी उसे ही हम छोटा करेंगे। तो चूंकि यह व्याकरण से संबंधित है, तो ये व्याकरण से ही संबंधित किसी चीज को छोटा करेगा। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना, और इससे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ में दो टुकड़े करके समझते हैं कि कैसे इसका अर्थ संक्षिप्त करना होता है। फिर हम इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किसे संक्षिप्त करता है। तो शाब्दिक अर्थ है इसका, इसके शब्दों का अर्थ। तो समास क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। सम प्लस आस, सम प्लस आस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, सम का अर्थ होता है पास, ठीक है, और आस का अर्थ होता है बैठना, मतलब पास बैठना, मतलब किसी चीज को छोटा करके उसके मूल अर्थ के समीप ले जाना। ये होता है समास का काम। मतलब बड़ी सी चीजों को कहकर जो आप अर्थ देंगे, ये उसका एक छोटा शब्द बना देता है, वो भी वही अर्थ देता है। जैसे अब हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है? एक बात कही गई, अगर आपके पिताजी हैं और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और पिताजी थोड़ी देर में पूजा पर बैठेंगे, आप इसे इस तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझिए। वो पूजा पर बैठेंगे और उन्हें अपने हवन के लिए कुछ सामग्री चाहिए, और उन्होंने अपने बेटे से कहा, आपसे कहा कि आप बाहर जा रहे हो, हवन के लिए सामग्री ले आइएगा, ठीक है। और आप दुकान जाकर बोलते हैं हवन के लिए सामग्री चाहिए, और दुकान वाला आपको जितनी भी चीजें लगेगी हवन में, वो सभी चीजों को देकर कहता है ये लीजिए हवन सामग्री। अब आपने कहा हवन के लिए सामग्री, आपके पिताजी ने कहा हवन के लिए सामग्री, और दुकान वाले ने कहा हवन सामग्री। तो क्या हो गया? बीच से के लिए गायब हो गया और सिर्फ आ गया हवन सामग्री। तो हवन के लिए सामग्री और हवन सामग्री, क्या इन दोनों में कोई अर्थ में कोई अंतर रह गया? हवन के लिए सामग्री का जो अर्थ निकला, क्या हवन सामग्री का वही अर्थ नहीं निकला? सेम ही अर्थ है, लेकिन क्या हो गया? यहाँ पर इतना लंबा बोला गया, उसे छोटा कर दिया गया। हवन के लिए सामग्री, ये इतना बड़ी बात को, इतनी बड़े सेंटेंस को एक छोटे में बदल दिया, हवन सामग्री। दोस्तों, ये जो बड़े को छोटा किया, संक्षिप्त किया, यही समास का अर्थ है। समास का काम ही यही है, समास का अर्थ ही यही है, बड़े को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, किसी किसी के बारे में कहा जाता है कि ये यान है, गगन चुंबी यान है, गगन को चूमने वाला है, और उसी को छोटा करके कहेंगे गगन चुंबी यान। जैसे आप लोग शहर जाते हैं, बड़े बड़े शहर, कहते अरे बाप रे, वहां पर जो बिल्डिंग सब बन रही है, गगन को छूने वाला बिल्डिंग बन रही है, मतलब गगन को छूने वाला। और वहीं उसी चीज को संक्षिप्त करके कह दिया जाता है गगन चुंबी इमारत है। बात एक ही हो गई कि गगन को चूमने वाला इमारत।
तो बड़े को छोटा करने का काम करता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना। समास दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। मतलब किसी शब्द के अर्थ को बहुत ही छोटा करके उसके समीप रख देना, उससे जुड़ी हुई चीजों के समीप रखना। ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, शब्द संरचना की जो इकाई है, शब्द संरचना की इकाई और शब्द परिवर्तन की इकाई, वो चार। शब्द संरचना की इकाई या शब्द परिवर्तन की इकाई चार होती है। मतलब चार कारण से शब्द बनते हैं। शब्द जो इतने सारे हैं वो किसी न किसी विधि से बनाए गए होंगे। उन्हें बनाने के चार विधि हैं। और यदि किसी शब्द को परिवर्तित करना हो तब भी उसके चार ही विधि हैं। कौन कौन? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों ये शब्द संरचना की इकाई है। मतलब ये शब्द के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अब इस चीज को हम लोग समझे कि कैसे शब्द का निर्माण इन चारों के माध्यम से होता है और क्यों मैंने इस बात को समास के दौरान उठाया है। क्योंकि समास भी क्या है? तो शब्द संरचना की इकाई है। समास भी नए नए शब्दों का निर्माण करता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों अब हम लोग समास की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा मतलब डिफिनेशन। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त रूप, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देख लिया। अब इसको संक्षिप्त किसको करता है? ये तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर जब एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो उसे ही समास कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि समास शब्द संरचना की इकाई है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर जब एक और नया शब्द बनाया जाता है वो एक समान ही मीनिंग देते हैं, एक समान ही अर्थ देते हैं, तो उसके जो एक नया संक्षिप्त शब्द बनाया गया उसे ही समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र बड़ा सा हो गया तो राजा का पुत्र का संक्षिप्त रूप हम क्या लिखेंगे? राजपुत्र। तो ये रहा हमारा समास। राजा का पुत्र, उसका समास हो गया राजपुत्र। एक नया शब्द का निर्माण यहाँ पर हुआ समास के माध्यम से। अब समास में एक चीज बहुत जरूरी है सीखना, क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? पूर्व उत्तर, क्या पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की बात हो रही है? पूर्व से सूर्य निकला फिर उत्तर दिशा की तरफ घूमते घूमते गया, क्या इसकी बात हो रही है? नहीं। यहाँ पर पूर्व का अर्थ होता है पहले और उत्तर का अर्थ होता है बाद। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। दोस्तों समास में इन दोनों का बहुत महत्व है। सबसे पहले तो इन दोनों को समझना है कि ये है क्या, और यदि आप इन दोनों को नहीं समझते हैं तो फिर समास का कभी भी आप विग्रह नहीं कर पाएंगे, कभी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे और कभी आप उसे सामासिक शब्द भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए जरूरी है पूर्व पद और उत्तर पद को अच्छे से समझ लेना। तो समास रचना में दो पद होते हैं। कितने तरह के पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पहला पद और दूसरा होता है दूसरा पद। तो पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। मतलब किसी भी समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है, मतलब इन दोनों पदों को मिलाकर जब एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है तब उसे कहते हैं समस्त पद। याद रहेगा, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। पूर्व पद पहला वाला जो पद है उसे पूर्व पद, दूसरा वाला जो पद है उसे कहेंगे उत्तर पद। और उन दोनों पदों को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है और उन दोनों को मिलाकर जब एक नया समस्त पद बना, जब नया शब्द बना, तब उसे कहते हैं समस्त पद। अब इस चीज को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर में यहाँ पर देखिए दो है, रसोई और घर। तो रसोई हो गया पूर्व पद क्योंकि ये पहला पद। पद किसे कहते हैं आप जानते हैं? तो शब्द और पद में क्या अंतर है? क्या रसोई शब्द है? नहीं, ये पद है। कैसे पद है? तो शब्द जब इस रसोई को सिर्फ ऐसे अकेले लिख दिया जाएगा रसोई, तो ये रसोई शब्द बनेगा।
लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाता है। वाक्य में आए सभी शब्द पद कहलाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर किसी को भी शब्द नहीं बोलेंगे बल्कि पद बोलेंगे। ये अकेला नहीं लिखा है, स्वतंत्र नहीं लिखा हुआ है, बल्कि वाक्य में बंधा हुआ है, इसलिए यह पद है। तो रसोई हो गया पूर्व पद और घर, घर क्या होता है? उत्तर पद। रसोई पूर्व पद और घर उत्तर पद, क्योंकि रसोई पहला पद है और घर दूसरा पद है। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद, और इन दोनों को ही जोड़कर पूर्व पद उत्तर पद के शब्दों को जोड़ दिया गया और बन जाएगा रसोई घर। अब ये जो रसोई घर बना इसे कहेंगे समस्त पद। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद और समस्त पद में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं। अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं, गंगा का जल। गंगा का जल, आप बताइए दोस्तों इसमें कौन पूर्व पद है और कौन उत्तर पद है? जल्दी, पूर्व पद और उत्तर पद यहाँ कौन कौन है? तो गंगा पूर्व पद, ठीक, जल उत्तर पद, और दोनों को जोड़ दिया गया, बन गया गंगा जल। अब ये गंगा जल क्या हो गया? समस्त पद। ठीक, एक साथ जुड़ गए और एक नए शब्द का निर्माण कर दिए, तो वो हो जाएंगे समस्त पद। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। हाथ के लिए कड़ी, मुझे जल्दी से बताइए हाथ के लिए कड़ी में कौन पूर्व पद है और कौन उत्तर पद है? 2 सेकेंड। हाथ, हाथ क्या है? पूर्व पद और कड़ी उत्तर पद। ठीक, और इन सबको जोड़कर एक नया शब्द बना हथकड़ी, ये क्या हो गया? समस्त पद। एक और उदाहरण, नीला, नील और कमल। नील और कमल में नील हो गया पूर्व पद, कमल हो गया उत्तर पद, और इन दोनों का योग बन जाएगा नील कमल, तो ये हो जाएगा समस्त पद। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग अगला देखें, समासिक शब्द और समस्त पद, इन दोनों को समझना है। समास विग्रह, इसे भी समझना है, इन दोनों में क्या अंतर है? सामाजिक शब्द, समासिक शब्द या समस्त पद, ये क्या है? और समास विग्रह क्या है? इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम लोग इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समासिक शब्द या समस्त पद को समझते हैं। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामाजिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। दोस्तों क्या कहा गया? समासिक शब्द और समस्त पद, ये हम लोग समस्त पद तो समझ चुके हैं। समासिक शब्द समस्त पद का ही एक नाम है। समास के जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए यदि किसी शब्द का निर्माण किया जाता है उसे समासिक शब्द कहते हैं, और इसी समासिक शब्द को समस्त पद भी कहा जाता है। समास के जब विग्रह होते हैं उनके बीच में विभक्तियों के चिन्ह आते हैं। किनकी विभक्ति? कारक की विभक्ति। और जब कारक की विभक्तियों के चिन्ह का लोप हो जाता है, मतलब वो उसके चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, तब समस्त पद का निर्माण होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का बीच में आ गया, मतलब विभक्ति के चिन्ह है, और वही का जब लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो बन जाता है राजपुत्र। नील कमल, नीला और कमल। रसोई घर, रसोई के लिए घर, उसमें जो के लिए है वो क्या है? विभक्तियों के चिन्ह है। इसे हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। अब समास विग्रह, समासिक शब्द तो समझ गए, समस्त पद तो समझ गए, अब हम लोग समास विग्रह समझेंगे। तो समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मतलब समासिक शब्द जो आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे शब्द आपस में जुड़े हैं, उन सबको अलग कर दिया, उनके बीच में विभक्ति चिन्ह लाकर या ऐसे ही किसी तरीके से उनको अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि इसलिए अलग करता है ताकि उनका आपस में क्या संबंध है यह स्पष्ट हो सके। और विग्रह के पश्चात समासिक शब्द क्या होता है? वापस जुड़ जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, इसमें जो का है ये विभक्ति के चिन्ह है। इस चिन्ह का क्या यह महत्व है? ये इसका इसके साथ क्या संबंध है इसको ये स्पष्ट कर रहा है। राजा का पुत्र मतलब ये राजा का पुत्र है,
लेकिन वही ये विभक्ति चिन्ह जब लुप्त हो जाते हैं तब बन जाता है राजपुत्र। तो इस प्रकार समास विग्रह ये जो रूप है अलग अलग करके लिखा हुआ है ये हो जाएगा समास विग्रह। और जब इसको विग्रह को विभक्ति को हटा देते हैं और तब एक साथ लिखा जाता है तब हो जाता है राजपुत्र। इसे कहते हैं समस्त पद या समासिक शब्द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखें दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोग समास शब्द का अर्थ, समास की परिभाषा, समस्त पद, समास का विग्रह, ये सभी कुछ तो समझ लिए। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक जरा सा डिटेल से जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वीडियो है 8, 9, 10 के बच्चों के लिए तो है ही, 7 to 10 तक के बच्चे जरूर इसे देखें। और इसके साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस जगह पर जो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। ये आपके पिछले साल जो केवीएस का इंटरव्यू हुआ है उसमें ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बन गया ये कि संस्कृत भाषा में समास के कितने भेद हैं। संस्कृत भाषा की जो बाद कई सारी भाषाएं आई उनमें समास के कितने भेद रहे और हिंदी भाषा में आकर समास के कितने भेद हो गए, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। और एग्जाम में भी, रिटन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मालूम ना रहे तो क्या होगा, आप लोग रिटन में यदि अच्छे मार्क्स ला भी देते हैं, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन होंगे और आप नहीं जवाब दे पाते हैं तो वहां पर यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि आपने गहराई से पढ़ा नहीं है। इसलिए समास के भेद की जानकारी अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकली है, इसलिए संस्कृत भाषा के साथ साथ जुड़कर यदि हम लोग हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान अर्जित करें तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तो संस्कृत भाषा जब थी, अभी भी है वो, लेकिन उतनी रूप में उतनी प्रचलित नहीं जितनी पहले थी। तो संस्कृत भाषा में जो समास के भेद थे, संस्कृत भाषा के मूल व्याकरण में समास के जो भेद थे वो 4 भेद माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में समास के 4 भेद माने गए हैं। तो 4 भेद कौन कौन है? तो पदों की प्रधानता के आधार पर, तो पदों की उसमें समास का नाम दिया जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर संस्कृत भाषा में समास के 4 भेद माने गए हैं। तो पहला जो है प्रथम पद प्रधान समास, मतलब उसमें पद की प्रधानता, पूर्व पद है और उत्तर पद है, यही तो 2 पद है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर वहां पर समास के भेद किए गए हैं। तो सबसे पहला आता है प्रथम पद प्रधान समास, जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान समास, जिसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय समास, यहाँ पर स छूट गया है, आप स जोड़ लेंगे। कर्मधारय समास और द्विगु समास आ जाते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास संस्कृत व्याकरण में अलग समास नहीं है, बल्कि तत्पुरुष समास के ही भेद है। इसके बाद है उभय पद प्रधान समास। उभय पद मतलब दोनों ही पद प्रधान है। इसमें हो गया पहला पद प्रधान, फिर दूसरा पद प्रधान, फिर इसमें आ गया उभय पद प्रधान समास, मतलब द्वंद्व समास। और उसके बाद है उभय पद अप्रधान समास, मतलब अप्रधान का मतलब हुआ कोई भी प्रधान नहीं है। उभय पद प्रधान समास मतलब दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं है, मतलब बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों समास के 4 ही भेद संस्कृत के मूल व्याकरण में है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं। यही 4 समास के भेद है संस्कृत के मूल व्याकरण में। और कर्मधारय द्विगु व तत्पुरुष के ही भेद है। लेकिन जब संस्कृत भाषा से बाहर निकलकर और भाषा में आई, हिंदी भाषा से पहले वाली भाषा, उसमें मूल रूप से समास के जो भेद हुए वो 5 हो गए, 1 बढ़ गए। वो कौन है? तो केवल समास, इसका पहला नाम है केवल समास। दूसरा है अव्ययी भाव समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हुए, एक समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये एक पहला भेद में आ जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष में कर्म कारक तत्पुरुष और करण कारक तत्पुरुष,
संप्रदान कारक तत्पुरुष, अपदान कारक तत्पुरुष, संबंध कारक तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष। तो इस प्रकार हमारे क्या हो जाते हैं, अभी जो हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसके 6 भेद पढ़ते हैं, वो तत्पुरुष समास का दूसरा भेद व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत पहले था, और समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय समास और द्विगु समास जो आप यहाँ देख रहे हैं वो था। उसके बाद आ जाता है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 5 भेद हो जाता है, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हो गए हमारा मूल रूप से समास के 5 भेद, जो कि संस्कृत भाषा से आगे बड़ी भाषा में दिखाई देते हैं। अब तीसरा नंबर है जो कि हम लोग इस वीडियो के दौरान पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, हिंदी में समास के भेद। और हिंदी भाषा में समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों मैक्सिमम जगह पे आपको तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास के बाद ही मिलेगा दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर तत्पुरुष समास को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत इसके 6 भेद हैं जो कि हम लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी कोई समास किसी भी नंबर पर लिखा जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपसे किसी एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे पहला नंबर पे कौन सा समास आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा समास आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और ऐसा इसमें है भी नहीं। आप चाहे तो अव्यय भाव पहले लिखे या बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको पढ़ाने की सुविधा से और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इस कारण से मैंने तत्पुरुष समास को सबसे लास्ट में रखा है, ताकि आप आराम से इसे डिटेल से इसे समझिएगा। तो एक बात और, जो तत्पुरुष समास के 2 भेद कर्मधारय और द्विगु, जो संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष के ही भेद थे, मूल व्याकरण में भी तत्पुरुष के ही भेद थे, और हिंदी भाषा में आकर ये उसके भेद ना होकर स्वतंत्र भेद बन गए। मतलब वो तत्पुरुष समास से निकलकर एक अपना ही अलग स्थान बना लिए। इसलिए हिंदी भाषा में समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन याद है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद की बात होती है, और इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मैंने आपको अव्यय पर पूरे डिटेल से वीडियो बनाई है। यदि आप लोगों ने अव्यय को नहीं समझा है तो प्लीज आप लोग अव्यय के ऊपर जो वीडियो बना है उसे जरूर देखेंगे। तो पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, मतलब उसका जो अर्थ होगा वो हमेशा प्रधान होगा, उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे पद की पहचान रहेगी। उसे व्यतान होता है, और उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसे व्यतान होता है, ये एक तरीके से गलत टाइपिंग हो गया है, आप लोग इसे काट देंगे। हाँ, यहाँ से देखेंगे, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, यहाँ तक रहने देंगे और इसे इसी तरीके से नोट्स में बनाइएगा। अब अव्यय क्या होता है, इसमें जो अव्यय पद होता है उसका जो प्रारूप है, मतलब उसका जो स्वरूप होता है, उसकी जो आकार होती है, वो जिस तरीके से लिखा जाता है उसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं आता है। मतलब लिंग, वचन, काल और कारक ये सब परिवर्तन की इकाई है, और इसके अकॉर्डिंग भी कभी भी वो बदलता नहीं है, वह हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे आप यहाँ, वहां और तक, ये सभी जो है वो क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, और कभी भी ये बदलते नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं बदलते हैं। अगर आप लोगों ने अव्यय पे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग वो देखिएगा, वह हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, अच्छा अव्यय का केवल ये नहीं है कि उसका प्रथम पद अव्यय होगा, अब दूसरा क्या है कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब वो दोहराए जाए, बार बार आए, और दोनों शब्द मिलकर फिर अव्यय की तरह प्रयोग हो, दोनों शब्द मिल जाए और दोनों मिलने के बाद बिल्कुल अव्यय की तरह वो प्रयोग हो, तो वहां अव्यय भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास ही माने जाते हैं। मतलब उपसर्ग के रूप में जो शब्द के आगे प्रयोग होते हैं और उपसर्ग के लगने से शब्द का स्वरूप बदल जाता है, उसके अर्थ बदल जाते हैं,
तो संस्कृत व्याकरण में जितने उपसर्ग है वो सब भी अव्यय भाव समास ही माने जाते हैं। तो कुछ उदाहरण है जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे अव्यय को और कैसे उसके आधार पर हम लोग अव्यय भाव समास उसे मानकर उसे पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव समास कहेंगे। इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो कुछ उदाहरण जिसमें बाद वाले पद अव्यय हैं, तो एक है विवाहोपरांत। तो विवाहोपरांत इसका यदि हम विग्रह करें तो बनता है विवाह के उपरांत, ठीक है। दूसरा है मृत्युपरांत। तो मृत्युपरांत फिर हो जाता है इसका विग्रह मृत्यु के उपरांत, मतलब मृत्यु के बाद। फिर है विवाहेतर, मतलब विवाह के इतर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अव्यय आया है विवाह के उपरांत। यहाँ जो उपरांत है दोस्तों अव्यय ये है मृत्यु के उपरांत। उपरांत यहाँ जो उपरांत आया यह भी अव्यय है। और विवाह के इतर, इतर क्या है, अव्यय है। तो अगर हम लोगों ने ये पढ़ा कि पूर्व पद अव्यय होता है तो यहाँ तो बाद के पद अव्यय हो गए तो फिर ये तो कैसे अव्यय भाव समास हुआ। तो हम लोगों को ये जान लेना है कि पूर्व पद अव्यय होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिसमें बाद वाले पद भी अव्यय होंगे। ये सब अपवाद के रूप में रहते हैं, मतलब ऐसे मिल भी सकते हैं। तो हर समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अव्यय यदि मिल रहा है या पूरे समस्त पद अव्यय बन जा रहे हैं, उससे और रूप किसी भी तरीके से उसका नहीं बदलेगा, ऐसा अगर हो रहा है तो फिर वो अव्यय भाव समास है। जैसे अव्यय भाव समास के और उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यहाँ पर यथाशक्ति, यहाँ जो यथा आ गया ये जो है पूर्व पद है, तो ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। यथाक्रम, तो यहाँ पर यथा अव्यय भाव समास है जिसके मीनिंग निकलेंगे क्रम के अनुसार, ये हो जाएंगे अव्यय भाव समास। यथा नियम, यथा अव्यय शब्द। प्रतिदिन, प्रति अव्यय भाव समास। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि कैसे आप अव्यय भाव समझेंगे। पूर्व पद अव्यय होगा, कुछ जगह पे उत्तर पद भी अव्यय हो सकता है, और बहुत जगह पे क्या होगा, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी और फिर वो दोनों मिलकर अव्यय बन जाएंगे। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। प्रतिवर्ष, प्रति क्या है, अव्यय है। आजन्म, आ अव्यय है, और ये सब का स्वरूप कभी नहीं बदलने वाला है। इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं कैसे आप समझेंगे कि अव्यय कौन है। अब देखिए रातों रात, रातों रात ये क्या हो रहा है, रात शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही है। तो रातों रात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई और दोनों मिलकर हो गए अव्यय बन गए, क्योंकि इस रातों रात का कोई भी इंसान इसके रूप को नहीं बदल सकता है। जैसे हम कहेंगे कि पद, तो पद को हम बहुवचन में बदल सकते हैं, पदों बदल सकते हैं। रातों रात का क्या आप कोई बहुवचन बना सकते हैं, रातों रातों क्या होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या ये स्त्रीलिंग में बदलेगा, क्या ये पुल्लिंग में बदलेगा, क्या ये इस तरीके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इस तरीके से बदल सकता है, नहीं बदलेगा। तो शब्दों की पुनरावृत्ति होगी एक ही शब्द की, और फिर वो आपस में मिलेंगे तो हो जाएंगे अव्यय, इसका रूप नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि कौन अव्यय भाव समास है। एक और देखिए, दिनों दिन शब्द की पुनरावृत्ति हुई और वो दोनों मिलकर क्या हो गए, अव्यय। द्वार द्वार, हर द्वार, द्वार द्वार क्या हो गए, शब्द बढ़ गए। इस तरीके से एक ही शब्द दो बार चले आए, पुनरावृत्ति हुई उसकी, और वो दोनों मिलकर हो गए, वो दोनों मिलकर क्या बन गए, अव्यय बन गए। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि अव्यय भाव समास किसे कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों मैंने आपको अव्यय भाव समास के उदाहरण बताते समय दो तरह के उदाहरण बताए, जिसमें पूर्व पद अव्यय और कुछ जगह पर बाद वाले पद भी अव्यय मिलते हैं। तो इस आधार पे ही अव्यय भाव समास के भी भेद होते हैं। आप जानते हैं ये बात, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी होते हैं, इंटरव्यू में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अव्यय भाव समास के भी भेद होते हैं और दो भेद होते हैं। कौन कौन, अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास, मतलब अव्यय होगा पूर्व पद में होगा, वैसे हो गए अव्यय भाव समास, अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास। और दूसरा है
नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास, उसमें जो नाम पद होंगे मतलब संज्ञा वाले पद वो पहले होंगे और फिर उसके बाद अव्यय होंगे। जैसे इसमें विवाह के उपरांत, इसमें जो विवाह है वो संज्ञा है और उपरांत ये अव्यय है। मृत्यु संज्ञा है और उपरांत क्या है, अव्यय है। विवाह संज्ञा इतर अव्यय, इसमें संज्ञा पहले नाम पद मतलब नाम संज्ञा, नाम पद पूर्व संज्ञा पहले और अव्यय भाव समास उसके बाद दूसरा पद अव्यय भाव। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, अव्यय भाव समास के भी दो भेद होते हैं, अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास और नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास। अब हम लोग इस आगे देखते हैं इसके, हमारा दूसरा भेद है कर्मधारय समास। अव्यय भाव समास हम लोग समझ गए, दूसरा है कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य या उपमान व उपमेय का योग हो वहां कर्मधारय समास होता है। मतलब वहां पर क्या होगा, समस्त पद मतलब पूर्व पद उत्तर पद दोनों एक हो जाएंगे तो बनेगा समस्त पद, और समस्त पद में आपको विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगा या फिर उपमान और उपमेय देखने को मिलेगा। या मतलब ये कोई अलग नहीं है, विशेषण को ही उपमान और विशेष्य को ही उपमेय कहते हैं। तो आपको समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का योग मिलेगा, तो ऐसे पद को कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चरण कमल, चरण कमल, अब यहाँ पर चरण कमल के समान है तो क्या हो जा रहा है, चरण को कमल के समान बताया तो कमल क्या है, विशेषण है, चरण विशेष्य है। तो इसका यदि हम विग्रह करें तो चरण के समान कमल के समान चरण, चरण को किसके समान बताया गया, कमल के समान। यहाँ पर कमल छूट गया है, आप लोग इसे नोट करेंगे, कमल, कमल के समान चरण किनके हैं, भगवान विष्णु के हैं। उसके बाद है नील गगन, नील गगन, तो नीला है जो गगन, अब गगन यहाँ पर तो आकाश है और उसकी विशेषता है कि वो नीला है, तो पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य। चंद्रमुख, चंद्र के जैसा मुख, तो यहाँ पर एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य। पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो पीले हैं वस्त्र जिनके, अंबर मतलब वस्त्र, जिनके वस्त्र पीले हैं वो हो जाएगा पीतांबर। और महात्मा, महान है जो आत्मा, जिनकी आत्मा महान है वो हो जाएंगे महात्मा। दोस्तों एक चीज यहाँ पर गौर करिए, आप लोग बहुत सारे बच्चों को समास विग्रह करना ही नहीं आता है। कैसे आप लोग समास विग्रह करना सीखेंगे, जैसे यहाँ पर है कमल के समान चरण, फिर नीला है जो गगन, चंद्र जैसा मुख, पीत है जो अंबर, महान है जो आत्मा। यहाँ पे तीन तरह से विग्रह हुए इतने उदाहरण में। यहाँ पर तो हो गया कमल के समान चरण, नीला है जो गगन और चंद्र जैसा मुख, तीन तरह के हैं, ये दोनों भी इसी के जैसे हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पर हम लोग के समान लिखेंगे, कहाँ पर है जो लिखेंगे, कहाँ पर जैसा करेंगे, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों इसके कोई नियम नहीं है, इसके कोई नियम नहीं है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसे विग्रह करना सीख लेते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि नीला, नील गगन, तो नील के समान गगन अगर हम इसके जैसा कर दे इसका विग्रह, तो नील के समान गगन, तो गगन क्या है, नील के समान, ये अर्थ निकलेगा। तो क्या सही मायने में इसका वही अर्थ है, नहीं, यहाँ तो बताया जा रहा है कि गगन नीला है, वो नीला हो गया है, उसके जैसा नहीं है, तो नीला है जो गगन। चंद्रमुख, तो यहाँ पर चंद्र जैसा मुख, अगर हम कहें चंद्र के समान मुख तो इस तरीके से विग्रह इसका नहीं होगा, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, तो पीतांबर, पीत है जो अंबर मतलब पीला है जो वस्त्र। इस तरीके से हमें खूब दिमाग लगाकर बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ समझ कर इसका विग्रह करना होगा, और उदाहरण हम लोग देखेंगे, ये हमारा और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। दोस्तों जैसे कर्मधारय समास के नाम मैंने आपको बताया कि संस्कृत व्याकरण में ये तत्पुरुष समास के ही भेद थे, लेकिन हिंदी व्याकरण में आकर इसके ये एक अलग स्वतंत्र भेद के रूप में मान्य हो चुका है। लेकिन कर्मधारय समास के भी कुछ भेद होते हैं जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए।
ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। पहला, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा होता है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। तीसरा, विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। और चौथा, विशेषोभय पद कर्मधारय समास। पहले में विशेषण पूर्व पद, दूसरा में विशेष पूर्व पद, फिर विशेषणोभय पद कर्मधारय और चौथा विशेषोभय पद कर्मधारय समास। बहुत आसान है इसे याद कर लेना। और याद रखिएगा कर्मधारय समास के 4 भेद, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, इसके प्रश्न के उत्तर आपको आने चाहिए। तो सबसे पहला जो होता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है, जहां पर पहला पद प्रधान होता है और वह विशेष, जहां पर पहला पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होता है। सब मूल बात क्या याद रखना है कि पहला पद प्रधान होगा और पहला पद विशेषण होगा, उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, तो यहाँ पर नील क्या है, विशेषण है, और गाय की वो विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया नील गाय। वह ठीक वैसे ही पीतांबर, पीतांबर पीत अंबर, मतलब ये वस्त्र है और वस्त्र की विशेषता है कि वो पीत है, मतलब पीला है। प्रिय सखा, सखा संज्ञा है और उसकी जो विशेषता है वो ये है कि वो प्रिय है, वो बहुत प्रिय है। तो पूर्व पद विशेषण, पहला भेद यह है। दूसरा है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। और विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पहला पद विशेष होता है, इसमें पहला पद विशेषण और इसमें पहला पद विशेष। और इस प्रकार के समासिक पद ज्यादातर आपको संस्कृत में मिलेंगे। जैसे इसका उदाहरण है कुमारी श्रमणा, कुमारी श्रमणा, कुमारी श्रमणा, और यहाँ पर भी है, एक मिनट, कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमणा, ये सब कुछ जो है वो पहला पद विशेष रहता है और दूसरे पद की, दूसरा पद जो होता है उसकी विशेषता बताता है। ये आपको मूल रूप से ज्यादातर संस्कृत भाषा में मिलेंगे। तीसरा होता है विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे नील पीत, जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं नीला पीला, जो मन करे पहन लेना, तो नीला पीला वो दोनों ही क्या है, दोनों ही विशेषण है। तो जब दोनों पद विशेषण हो तो वहां हो जाएगा विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। फिर कहते हैं कुछ सुनी अनसुनी बातें हैं, मतलब सुना भी है नहीं भी सुना है। तो बहुत सारे हम लोग जीवन के व्यवहार में ही, व्यवहारिक जीवन में ही हम लोग इस तरह के शब्दों को बोलते हैं। जैसे कहानी अनकहानी, तो ये सारे शब्द को हम लोग व्यवहारिक जीवन में बहुत यूज करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो ये सब क्या है, दोनों ही पद यहाँ विशेषण है और दोनों ही पद विशेषण है, तो ये हो जाएंगे विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। अब है विशेष्योभय पद कर्मधारय समास, और इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं। जैसे हम कहते हैं आम गाछ, आम गाछ के नीचे बैठा है, उसमें आम और गाछ दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही विशेष्य हैं, उसमें कोई विशेषण नहीं है। नरसिंह, नरसिंह, दोनों ही, हम लोग कहते हैं नरसिंह भगवान, तो नरसिंह वहां पे जो है वो दोनों ही विशेष्य है। मुखचंद्र, मुख और चंद्र वो दोनों ही विशेषण है। चरण कमल वो दोनों ही विशेष, सॉरी वो दोनों ही विशेष्य है। मुखचंद्र दोनों ही विशेष पद, और चरण कमल इसमें भी दोनों पद क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। एक में पूर्व पद विशेषण, दूसरे में पूर्व पद विशेष, तीसरा में दोनों ही पद विशेषण और चौथा में दोनों ही पद विशेष। इस आधार पर कर्मधारय समास के 4 भेद हुए हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषणोभय पद कर्मधारय समास और विशेष्योभय पद कर्मधारय समास। इस प्रकार आप समझ गए कर्मधारय समास। अब हम लोग अगला देखते हैं। तीसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु बहुत आसान है, ये सबसे आसान। तो द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें ये देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है द्विगु, तो इसमें जो है द्वि, द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गाय। दो गाय, इस शब्द का यही मीनिंग हुआ, लेकिन इसमें दो गाय का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए इस शब्द में ही पूर्व पद संख्यावाची है, संख्या का ये बोध करा रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी
उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, मतलब कहा नहीं जा सकता कि हर समय पूर्व पद ही संख्यावाचक होता है। बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें उत्तर पद संख्यावाचक होता है। और इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, मतलब वो जो इसकी जो संख्या होगी वो पूरा का पूरा एक दो नंबर नहीं बल्कि एक पूरे समूह का बोध कराती है। किसी अर्थ का बोध नहीं होता है बल्कि पूरे समूह का बोध होता है। जिससे समूह या समाहार का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिससे समूह या समाहार का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, द्विगु समास के क्या उदाहरण होंगे? तो सबसे पहले है नवग्रह। नवग्रह, इसका विग्रह क्या होगा? 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समूह, सॉरी समाहार नहीं समूह, तो 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर जो ये पहला पद हो गया नव, दूसरा हो गया ग्रह, तो ये जो नव है ये संख्या है और ये पूरे के पूरे एक समूह को बता रहा है, ग्रहों के पूरे समूह को। तो इस प्रकार ये हो गया द्विगु समास के उदाहरण। दोपहर, दोपहर, तो यहाँ पर दो पहरों का समाहार, यहाँ पर एक पहर पहले बीत चुका है, ये दूसरा पहर है, तो दो पहरों का वहां पर मिलन हो रहा है। त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रि का अर्थ होता है तीन, वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समूह को त्रिवेणी कहते हैं। पंचतंत्र, पंच मतलब पांच, पांच तंत्रों का समूह। इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे पूर्व पद सबका संख्यावाची है। त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। इस प्रकार दोस्तों आप सब में देख रहे हैं ना, नंबर का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है और पूर्व पद में ही संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण इसके हैं जिसमें उत्तर पद में भी आपको संख्या का बोध मिलेगा। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध, आप लोगों ने इस चीज को सुना है? देखिए यहाँ पर तराजू की दिखाई जा रही है, न्यायालय का तराजू, मतलब द्वंद्व का मतलब ये होता है किसी से लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो द्वंद्व मतलब आपसी लड़ाई, मतलब ना तुम कम ना हम कम, दोनों ही समान, दोनों ही बराबर। तो कौन बराबर? क्या ये तराजू के दोनों बटकरे बराबर है, दोनों के पलड़े बराबर है, या किसके बराबर होने की बात कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हर समय समास में याद रखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद की बात होती है। कहीं पर पूर्व प्रधान पद प्रधान, कहीं पर उत्तर पद प्रधान, कहीं पर पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेषण, और कहीं पर पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद विशेष, कहीं पर पूर्व पद विशेष और उत्तर पद संख्यावाची। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान समान होते हैं, दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों में कोई भी कम नहीं, मतलब दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद गौण नहीं होता है, मतलब किसी का भी कम वैल्यू नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर कहे ऊपर तो दूसरा होगा नीचे, एक तो कहे आगे तो दूसरा होगा पीछे। ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। विलोम होंगे लेकिन बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे, इस चीज का भी याद रखिएगा। और इसका विग्रह जब किया जाता है, समस्त पद का जब विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं इन सब का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण, द्वंद्व समास के क्या क्या उदाहरण होंगे? तो जलवायु, जलवायु का यदि हम विग्रह करें तो जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। जिसमें आप देख रहे हैं ये दोनों में कोई भी कम नहीं है, दोनों ही प्रधान है। आप बोल नहीं सकते हैं कि इसका महत्व इसमें ज्यादा है, इसका कम है। और दोनों का जब विग्रह किया गया है तो उन सबके बीच में, ये जैसे एक थे और इसका विग्रह हुआ तो इन सबके बीच में और, या, ये सभी चीज ही आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम भी है, विलोम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ये दोनों एक दूसरे के विलोम ही होते हैं। जैसे माता पिता, जूता चप्पल, खाना पानी,
ऊपर नीचे, ये सबके सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास के भी भेद हैं। बहुत डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसे वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, समाज से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। चाहे आपको रिटन एग्जाम में देना हो, चाहे आपको इंटरव्यू में पूछा गया हो। यदि ये वीडियो सुन लिया, ये वीडियो अच्छे से देख लिया, तो आप समाज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से नहीं चूकेंगे। द्वंद्व समास के भेद, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। सबसे पहला है दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? तो वे द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में जो पद बनते हैं वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वह 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में जो शब्द होंगे वो और से जुड़े रहेंगे, ठीक। और ये जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और ये हमेशा 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, माँ और बाप, माँ बाप, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, देख लीजिए सब में और है। गाय और बैल, गाय बैल, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि, बेटा और बेटी, बेटा बेटी। इस तरीके से और से होकर यह समास बना है और ये सभी जितने भी हैं, राम कृष्ण, माँ बाप, अमीर गरीब, गाय बैल, ऋषि मुनि, बेटा बेटी, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आप इनका एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार का अर्थ होता है समूह। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। तो जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी, और समुच्चय बोधक से जुड़ेगा और जुड़ा होने पर भी ये अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर एक समूह का बोध कराते हैं। अलग अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि वो आपस में मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं, एक ग्रुप का, और तब ये समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में 2 पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराता है। जैसे इन शब्दों के जो अर्थ निकलेंगे वो एक तीसरा ही मीनिंग देगा और तीसरा मीनिंग जो देता है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहता है। जैसे दाल रोटी, इसको हम लोग अलग करें, दाल और रोटी। दाल और रोटी ये जो है और से जुड़ा है, लेकिन क्या दाल को अलग कर दे और रोटी को अलग कर दे, क्या ये दोनों अपना अस्तित्व बनाकर नहीं रख पाते हैं? और अगर हटा दे तो क्या इन दोनों का महत्व खत्म होगा? नहीं होगा। दाल का अपना स्थान है, रोटी का अपना स्थान है, तो ये दोनों और से जुड़ा होने पर भी अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। लेकिन दाल रोटी ये मात्र दाल रोटी का बोध नहीं है। कहते हैं दाल रोटी पूरी करनी है, मतलब वो अपनी सारी जरूरतों की चीजों को पूरा करता है। तो दाल रोटी, मात्र दाल और रोटी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हाथ पांव, हाथ और पांव, यहाँ पर हाथ पांव चल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की बात को बोलते हैं। तो हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, हाथ पांव तो खुद से नहीं चलेंगे, आप उठकर चलेंगे तभी वो चलेंगे, और हाथ को नहीं चलता है। कहने का अर्थ हुआ शरीर बहुत थक चुका है और उसे अब थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। आहार निद्रा, आहार और निद्रा, तो आहार और निद्रा ये जो है, तो ये क्या है? अलग अलग शब्द है और से जुड़ा है, और यदि ना भी रहे तो दोनों अपना अलग अलग एक अस्तित्व रखते हैं। और आहार और निद्रा, यहाँ पर मात्र आहार और निद्रा की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये यहाँ पर जरूरत की सभी चीजों की बात हो रही है कि हमें भूख लगने पर हमें खाना चाहिए, नींद लगने पर हमें सोना है, और सभी जरूरत की चीजें जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ये एक सब उन सब का बोध कराता है। इसलिए कहा गया है कि ये और से हमेशा जुड़े होंगे, और को यदि हटा दिया जाए तो भी ये अपना अस्तित्व रखते हैं। और इनका जो समस्त पद है, इसका जो एक मीनिंग निकल रहा है, उसके अलावा भी इसका एक तीसरा मीनिंग निकलता है।
इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या, अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छुपे होते हैं। इस द्वंद्व समास में क्या होता है, दो पदों के बीच में या मिलेगा अथवा मिलेगा, तो ये सभी जो विकल्प सूचक अव्यय होते हैं वो वहां पर छुपे होते हैं और उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज्यादा से ज्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। इन समास के बीच में ज्यादा से ज्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। दोस्तों, हम लोग द्वंद्व समास में जो कुछ भी पढ़े हैं उसी को हमने यहाँ पर अलग से अलग अलग भाग में बांटकर बताया है, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आप जवाब देने से चूके ना, क्योंकि ये वही सब चीजें जो आपने पढ़ा, जो आप जानते हैं, और कई बार हम लोगों के ध्यान में नहीं रहने के कारण हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और हम लोग उसे जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर और से बंधा हुआ है, यहाँ पर और है लेकिन उसके कई अर्थ भी निकलते हैं, और यहाँ पर या अथवा ये सारे छुपे होकर रहते हैं, और इस समास में ज्यादा से ज्यादा विपरीतार्थक शब्दों का ही योग होता है। जैसे पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे का विलोम हो जा रहा है, और ये या से जुड़ा हुआ है और से जुड़ा हुआ नहीं है। अब या से भी जुड़ा हो सकता है, अथवा से भी जुड़ा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। ये हमारा हो गया द्वंद्व समास खत्म। 5वें नंबर पर है बहुव्रीहि समास। दोस्तों, सभी समास में सबसे ज्यादा जिसको ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मतलब एक है पहला पद, एक है दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान ना तो उत्तर पद प्रधान, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद को बनाते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, और वो तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसका विग्रह करने पर वाला है, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि ये सब कुछ आते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे बहुव्रीहि समास में क्या बताया, ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद को बनाते हैं और वो तीसरा पद प्रधान हो जाता है। और उनका यदि आपस में विग्रह कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो विग्रह करने पर उन दोनों के बीच में वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, इनमें से कोई ना कोई आता है। तो हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखें तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण, तो गजानन, गजानन गज का आनन है जिसका, मतलब गणेश, गज का आनन है जिसका। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, मतलब शिव। नीलकंठ, दोस्तों यहाँ पर ना तो नील प्रधान ना कंठ प्रधान, नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका किसकी ओर संकेत हो रहा है, शिव की ओर। यहाँ पर शिव जी की बात हो रही है। गजानन, यहाँ ना तो गज प्रधान ना आनन प्रधान, यहाँ पर गज के सम का आनन है जिसका, मतलब गज के समान मुख है जिसके, तो वो गज का मुंह है जिसका, वो हो जाएंगे गणेश भगवान। त्रिनेत्र, यहाँ पर ना त्रिय प्रधान ना नेत्र प्रधान, यहाँ पर तीन नेत्र है जिसके, तो जिसके तीन नेत्र हैं, किनके हैं, शिव जी के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहाँ पर ना लंब प्रधान ना उदर प्रधान, यहाँ पर लंबा है उदर जिसका, लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश भगवान को। तो ये हो जाएंगे गणेश यहाँ पर प्रधान, तीसरा पद प्रधान। दशानन, 10 है आनंद जिसका, 10 है आनंद जिसका, तो यहाँ पर रावण की बात हो रही है, ना 10 की बात हो रही है ना आनंद की, यहाँ पर दशानन की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को। पीताम्बर, पीत है वस्त्र जिसके, जिनके वस्त्र पीले हैं, जिनका वस्त्र पीला है उसकी बात हो रही है, ना तो पीत प्रधान ना अंबर प्रधान, यहाँ पर कृष्ण प्रधान है। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को सीख लेने की जरूरत है, यहाँ पर है गजानन,
तो गज का आनन है जिसका, त्रिनेत्र तीन नेत्र है जिसके, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, सबका विग्रह हुआ है और कुछ ना कुछ अंतर है सब में। तो हम इस चीज को कैसे सीखेंगे, हम विग्रह कैसे करेंगे, कहाँ पर हम समझेंगे कि गज का आनन है जिसका यह होगा और यहाँ पर 10 है आनंद जिसके, ये होगा। आखिर कैसे समझेंगे इस चीज को, इस चीज को समझने के लिए आपको समस्त पद का हेल्प लेना होगा। जैसे हम लोग कहते हैं गजानन, गजानन गणेश भगवान का नाम है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे इस चीज को समझाएंगे, गणेश गणेश भगवान का नाम गजानन क्यों है, क्यों है उनका नाम, क्या गज के समान उनका मुख है, नहीं, उनका मुख गज के समान नहीं बल्कि गज का ही मुख है उनका। तो जो उनका है उसी को विग्रह में लिखना है, गज का आनन है जिसका, मतलब उसका उनका मुख ही तो गज का है। त्रिनेत्र यहाँ शिव जी के लिए है, तो तीन नेत्र है जिसके, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे बताओ तीन नेत्र है जिसके कौन होंगे, तो आप लोग कहेंगे शिव। अगर हम कहें बताओ चार भुजाएं हैं जिसकी, क्या होंगे, भगवान विष्णु। तो इस तरीके से हम लोगों को विग्रह भी करना है जो उनके लिए जरूरी हो। समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम लोग देखें, हमारा छठा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, चूंकि बहुत सारे बुक में बहुत सारे जगहों पर तत्पुरुष समास को समास में दूसरे नंबर पर पढ़ाया जाता है अव्यय भाव समास के बाद में, लेकिन मैंने यहाँ पर तत्पुरुष समास को सबसे लास्ट में रख दिया है ताकि आप लोगों को, ये बहुत लंबा होता है, इसके 6 भेद होते हैं, उन सबको आराम से पढ़ने का समय मिले। तो तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। समासिक शब्द बनाते समय दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह जैसे को, से, के लिए, का, के, की, मेरे पर का लोप हो जाता है। क्या कहा गया यहाँ पर, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें पहला पद गौण होता है। समासिक शब्द जब बनाया जाता है, मतलब उनका जो विग्रह रहता है, उन सबको एक करके एक शब्द बनाया जाता है, तब उन दोनों पदों के बीच में, मतलब 2 पद है, पहला पद उत्तर पद, और उन दोनों को एक कर दिया जाता है, समासिक कर दिया जाता है। तो समासिक बनाते समय दोनों पदों के बीच के जो कारक चिन्ह होते हैं, इसमें कारक के चिन्ह का बहुत महत्व है और उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। तो जब उनको एक किया जाता है, समासिक किया जाता है, तब उनके बीच से कारक के जो चिन्ह है, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर का लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझे, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर के लिए आ गया, तो के लिए किसका विभक्ति चिन्ह है, कौन से कारक का, आप याद करके बताइए, संप्रदान कारक। ठीक, देश के लिए भक्ति, संप्रदान में क्या होता है, किसी को दान करने की बात होती है, किसी के लिए कुछ करने की बात होती है। तो देश के लिए भक्ति मतलब भक्ति है किसके लिए, देश के लिए, तो हो जाएगा देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राजमहल। इस तरीके से आपने देख लिया कि सब में, सब जितने भी इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सब में कारक की विभक्ति के चिन्ह है, और जब उन सबको समासिक शब्द बनाया गया, समस्त पद बनाया गया, तब उनके बीच से कारक के चिन्ह विलुप्त हो गए, कारक के चिन्ह का लोप हो गया और वो एक समासिक शब्द बन गए। लेकिन ये कारक के चिन्ह जो विलुप्त हो जा रहे हैं, इनका लोप हो रहा है और बिना उनके इसका समास विग्रह भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन कारक के 6 चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास के भेद, तो कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कारक में तो 8 विभक्ति होती है, तो पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है, सबसे लास्ट होता है विस्मयादिबोधक, तो संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो कर्ता कारक पहला और संबोधन कारक 8वां। इन दोनों को छोड़कर
उनके बीच में जितने रह गए छह, छह की छह तत्पुरुष समास में आएंगे। तो तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों, अपादान को बहुत सारे बच्चे गलती से अपादान बोलते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स कट जाता है। आप लोग इस चीज का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, अपादान बोलना है, अपादान नहीं बोलना है। इसके आगे हम लोग एक एक करके सारे भेद को उसके उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? बहुत आसान है, तत्पुरुष समास को समझना बहुत आसान। इसमें दोनों पदों के बीच में कर्म कारक छुपा होता है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है को। कर्म को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। मतलब को जो चिन्ह है इसे कर्म कारक की विभक्ति कहा जाता है। जैसे रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, तो इन दोनों के बीच में आ गया ना कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह। और इसी को यदि हमें समस्त पद बनाना हो तो रथ को चलाने वाला, इसे समस्त पद बनाना हो तो क्या हो जाएगा? रथ चालक। तो क्या हो गया? वो यहाँ से उसका लुप्त हो गया, वो लोप हो गया उसका। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। फिर देखिए स्वर्ग को प्राप्त लिखने में यहाँ पर आ गया बीच में कर्म कारक की विभक्ति। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया? कर्म कारक की विभक्ति। जनप्रिय, यहाँ जान आ गया या जान हटा देंगे, जन, जन को प्रिय। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये 4 उदाहरण में ही सब में बीच में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है और उनका जो ये समस्त पद लिखा हुआ है उसमें कहीं भी कर्म कारक की विभक्ति नहीं है। मतलब यदि उन्हें विग्रह किया जाए कर्म तत्पुरुष के उदाहरणों को, तो विग्रह करने पर उनके बीच में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह आती है और जब उन्हें समस्त पद बनाया जाता है तब उसमें से कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। मात्र यह कर्म कारक की विभक्ति पर नहीं आता है, बल्कि जितने तत्पुरुष समास के जितने भी भेद है, जितनी विभक्ति वाले चिन्ह वाले यहाँ पर कारक की विभक्तियां हैं, सबके साथ ये रूल लागू होता है। तो करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, जहां पर पहले पद में क्या होता है? करण कारक का बोध होता है और उसमें दोनों पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह के द्वारा और से होता है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के द्वारा से। तो करण कारक क्या करता है? एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे मन चाहा, तो मन से चाहा मतलब मन से चाहने वाला। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। मीनाकारी, मीना से किया गया कार्य। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। स्वचिंतन, स्व के द्वारा चिंतन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं करण तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है उनका जब हम आपस में विग्रह करते हैं उनके बीच में करण कारक के विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं और जब उनका समस्त पद बनाया जाता है तब वे विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और विभक्ति चिन्ह के बिना वो लिखे जाते हैं। तो जब किसी उदाहरण को, किसी शब्द को आप विग्रह करने पर बीच में करण कारक के विभक्ति चिन्ह आ जाए तो आप वहां पर समझ लीजिए कि वो करण तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास से एग्जाम में डायरेक्ट का क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट। मतलब आपसे सिर्फ तत्पुरुष समास नहीं पूछा जाएगा बल्कि ये होगा यह तत्पुरुष समास के कौन से भेद का नाम है। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है। संप्रदान कारक की चिन्ह या विभक्ति क्या होता है? के लिए। तो जैसे विद्यालय, तो क्या है विद्यालय? विद्या के लिए आलय। एक दूसरा है रसोई घर, तो यहाँ पर क्या हम रसोई से घर या रसोई के द्वारा घर ये सब करेंगे? रसोई को घर, ये क्या इस तरीके से इसका विग्रह करेंगे? नहीं, हम इस तरीके से इसका विग्रह नहीं करेंगे। विग्रह सीख लेना बहुत जरूरी है।
हम ये देखेंगे कि वो रसोई घर जो है वो घर के लिए क्या कर रहा है। तो रसोई के लिए घर मतलब यहाँ पर खाना बनाने के लिए ही इस घर को बनाया गया है। यज्ञ यज्ञालय, यहाँ पर यज्ञालय करना है, एक की मात्रा हटा दे रहे हैं। यज्ञालय तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला हो ज्यादा बेटर रहेगा, यज्ञालय ना होकर यज्ञशाला। यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पर जो के लिए आया वो सबके सब संप्रदान कारक का उदाहरण है। इसके बाद है गौशाला, तो गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सब में आपको कारक की विभक्ति चिन्ह मिलेंगे और उन सब का विग्रह करने के लिए आप लोगों को सीख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि विग्रह किया गया और सही तरीके से नहीं किया गया तो फिर आपके क्या होंगे, वो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए विग्रह करना, समास में विग्रह करने का बहुत महत्व है। आगे हम लोग देखें अपदान तत्पुरुष समास। इसमें दोनों पदों के बीच में अपदान कारक छिपा होता है। अपदान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है। मतलब अपदान कारक की जो चिन्ह या विभक्ति होती है वो होता है से, और से किस लिए प्रयोग किया जाता है, अलग करने के संबंध में, पृथक करने के संबंध में। करण कारक की भी विभक्ति चिन्ह से है लेकिन वो जोड़ने के लिए है, और अपदान की भी विभक्ति चिन्ह से है लेकिन ये अलग करने के लिए है। जैसे कामचोर, तो काम से जी चुराने वाला, तो यहाँ पर जो से आया मतलब इस किसी इंसान को बहुत मेहनत करके उसे काम करने की प्रवृत्ति उसके अंदर जगाने की कोशिश की जा रही है, वो कुछ काम करो, लेकिन वह अपने आलस के कारण काम नहीं कर रहा है और काम से जी चुराता है, तो ऐसे इंसान को कहते हैं काम से जी चुराने वाला। मतलब काम से क्या कर रहा है, वो दूर भाग रहा है। तो यहाँ पर से किस लिए आया, काम से जी चुराने वाले व्यक्ति के लिए, काम से वो दूर भाग रहा है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त मतलब वो पाप से अलग हो गया। पदच्युत, पद से च्युत मतलब पद से किसी को हटाना। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जन्म से ही यह रोगी है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। दुरागत, दूर से आगत मतलब ये दूर से आ रहे हैं। इस तरीके से आप समझ गए अपदान तत्पुरुष समास। दोस्तों इसके बाद है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध जोड़ने वाला, संबंध का अर्थ होता है किसी के साथ उसको संबंध को दिखाना है। इसमें दोनों पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होता है। मतलब दो पद हैं, दोनों का विग्रह किया गया तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई उस बीच में आएंगे, और जब उनका समस्त पद होगा तो ये विभक्ति लुप्त हो जाएगी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। आ गए संबंध कारक की विभक्ति। गंगा जल, गंगा का जल। देव पूजा, देव की पूजा की भी है यहाँ पर। राजनीति, राजा की नीति, यहाँ पर की संबंध कारक है। जल धारा, जल की धारा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। इस तरीके से आप लोग समझ गए कि कैसे आप लोग पहचानेंगे संबंध तत्पुरुष समास को। बीच में का, के, की होगा। आपको विग्रह अच्छे से करना होगा, विग्रह अच्छे से करने के लिए सीख लेना होगा। जितनी जल्दी आप लोग विग्रह करना सीख लेंगे आपके लिए समास उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि आप लोग विग्रह ही गलत करते हैं तो फिर आप लोग पहचान नहीं पाएंगे वो कौन सा समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास, तो दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है। दो पदों के बीच में कौन छिपा होगा, अधिकरण कारक। कैसे पहचानेंगे, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह या विभक्ति होता है वो होता है में पर। जैसे कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल, कार्य में वह इंसान कुशल है। वनवास, वन में वास, वन में वास करने वाले को क्या कहते हैं, वनवास, वन में रहने वाला। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। सिर दर्द, सिर में, सर दर्द, सिर में दर्द। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर में पर मतलब में भी हो पर भी हो, दोनों में से कोई भी हो, अधिकरण तत्पुरुष समास है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास।
इस तरीके से दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास ये रहा हमारा। दो पदों के बीच में अधिकरण कारक होंगे, दोनों का विग्रह करने पर अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है में पर इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, और जब उनको समस्त पद बनाया जाएगा तो क्या होगा, उनकी विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। इस तरीके से अधिकरण तत्पुरुष समास समझ गए। तो दोस्तों यहाँ हमारा समास क्लियर हुआ, समास यहीं पर हमारा समाप्त हो गया। हम लोग समास पढ़ते समय समझे समास शब्द का अर्थ, समास कितने शब्दों से मिलकर बना है ये समझे, समास का मूल रूप से काम क्या होता है हमने ये समझ लिया। समास संस्कृत में जब थे, संस्कृत व्याकरण में समास के कितने भेद थे, संस्कृत बाद जो और भाषा आई उसमें कितने भेद हुए, हिंदी भाषा में समास के कितने भेद हुए, अव्यय भाव समास के भी भेद को हमने जाना, कर्मधारय के भी भेद को हमने जाना, द्वंद्व के भेद को भी हमने जाना, और तत्पुरुष समास जो कि संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्वंद्व समास और कर्मधारय समास था, और हिंदी भाषा में तत्पुरुष समास के अलग 6 भेद हैं, और तत्पुरुष समास के 2 भेद कर्मधारय और द्वंद्व समास ये एक स्वतंत्र भेद के रूप में आ गए। इन सब से हम लोग परिचित हुए। तो दोस्तों इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक सुन लेने के बाद आपको समाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ये वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, और यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। मुझे जो कुछ भी परेशानी हो रही है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको और डिटेल से समझाती हुई एक और वीडियो बना दूंगी। इसके नोट्स जरूर रेडी करिएगा, और बहुत सारे एग्जाम में समाज से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, यदि आप लोग इसके नोट्स रेडी कर लेते हैं आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो मैं अब यही समाप्त करती हूँ, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।